बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम अपने सोशल स्टडीज का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और वो है मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट। यानी सब कॉन्टिनेंट, ये जो करंटली इसमें पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे साउथ एशिया के कंट्रीज हैं, इसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते थे जब तक ये सारे मुल्क एक साथ थे। यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे मुल्क सब कॉन्टिनेंट कहलाते थे। यानी मुस्लिम रूल, मुसलमानों ने यहाँ कब अपनी हुकूमत की, कब मुसलमान आए, कैसे आए, उसका रीजन क्या था, ये सारी चीजें जो हैं इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से रूलर थे, उन्होंने किस टाइम में जो है इंडिया पे रूल किया, वो कौन से मुस्लिम रूलर थे। तो वन बाय वन हम उन तमाम रूलर्स को डिस्कस करेंगे और उन्होंने जो यहाँ पे अचीवमेंट की या जो डेवलपमेंट की, उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले जो है क्लियरली पहले एक प्रीवियस हिस्ट्री बताई है, वहां से लेके शुरू किया। यानी इस्लाम कब आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के नबी बने, उन्होंने इस्लाम की तब्दील की, मुसलमानों को बहुत ज्यादा काफिरों की तरफ से जो है वो मुसीबत और तकालीफ उठानी पड़ी। देन दे गोइंग टू माइग्रेट इनटू मदीना, मदीना की तरफ माइग्रेट कर गए और वहां पे पहली एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट की बुनियाद रखी गई। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने के बाद खुलफा राशिदीन आए और इस्लाम या इस्लामिक गवर्नमेंट की एक्सपेंशन शुरू हुई। यानी मुसलमान अरब सरजमीन से निकलकर दूसरे इलाकों में जाना शुरू हुए। बाद जगह तबलीग के जरिए पहुंचा इस्लाम और बाद जगह इन्वेजन यानी इस्लामिक आर्मी और दूसरी जो नेशन या कौमें थी उनसे जंग के नतीजे में इस्लाम या मुसलमान उन इलाकों में दाखिल हुए। यानी वो पर्शिया हो, इराक हो, सीरिया है, नॉर्थ अफ्रीका है और यूरोप तक मुसलमान उनकी गवर्नमेंट, एक वक्त आएगा मुसलमानों की एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट जो है वो बन गई। और बनु उमैया के वक्त में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी हुकूमत जो यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और पूरा अरब सरजमीन तक, यानी एक बहुत बड़ी जो तीन ऑलमोस्ट 3 कॉन्टिनेंट तक जो एक्सपेंड थी गवर्नमेंट, बनु उमैया की। और बहुत सारे जो मुसलमान ट्रेडर थे, क्योंकि मुसलमान जो है या अरब जो थे वो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में जो है ट्रेडिंग के लिए इस्लाम आने से पहले ही वो ट्रेडिंग किया करते थे और इस्लाम आने से पहले वो इन इलाकों से और इन रास्तों से वाकिफ थे, इसलिए वो ट्रेडिंग किया करते थे। और पहले भी इस्लाम आने के बाद वो तमाम अरब जो मुसलमान हो गए, उन्होंने अपने ट्रेडिंग के जरिए इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, मालदीव और भी जहां जहां वो ट्रेडिंग करते थे वहां इस्लाम फैलाना शुरू किया, तबलीग शुरू की। और वो बहुत सारे इंडोनेशिया, मलेशिया में बेसिकली इन्हीं मर्चेंट या ट्रेडर्स की वजह से इस्लाम फैला। इसी तरह सब कॉन्टिनेंट में श्रीलंका और मालदीव, जिसको उस जमाने में सरांदीप कहा जाता था, इस्लाम तेजी से फैला और तकरीबन तमाम मालदीव में जितने भी जज़ायर थे, जितने लोग थे, तमाम के तमाम मुसलमान हो गए। मीन टाइम जो इंडिया का इलाका जो सिंध था, वहां अभी इस्लाम नहीं पहुंचा था और वहां पे एक बहुत ही स्ट्रांग रूलर राजा टाइप की गवर्नमेंट थी। सरांदीप या मालदीव से लोग जब एक दफा ऐसा हुआ कि एक शिप जो था वो खलीफतुल मुस्लिमीन जो इस्लामिक गवर्नमेंट के खलीफा थे, उनके कुछ गिफ्ट भेजे वहां के किंग ने, सरांदीप के मालदीव के किंग ने। कुछ लोग, औरतें, बच्चे थे जिनको मक्का ट्रैवल करना था हज के लिए और वो शिप में थे। तो जब वो शिप सिंध के करीब यानी दीवल पे पहुंचा तो वहां से पायरेट्स ने उस जहाज को लूट लिया और जितने भी उसमें लोग थे वो कैदी बना लिए और तमाम ट्रेजर और जो गिफ्ट थे और जितनी भी माल दौलत थी जहाज पे, तो तमाम को लूट लिया और तमाम और मर्द बच्चों को कैदी बना लिया। उसमें से कुछ जो थे वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए और अरब यानी बसरा में जाके
उन्होंने ये इत्तला दी कि एक मुसलमानों का एक पूरा शिप जो है वहाँ पायरेट्स ने लूट लिया है और औरतों बच्चों को कैद कर लिया है। तो उस वक्त जो हज्जाज बिन यूसुफ बसरा का गवर्नर था, जब उसे ये इत्तला मिली तो उसने खलीफा अब्दुल मालिक से इस बात की परमिशन ली कि हम एक इन्वेजन करते हैं, अपनी छोटी एक आर्मी भेजती है और पायरेट्स हैं वो तो हम उनको छुड़ा लेते हैं। लेकिन पायरेट्स का एक्चुअली पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे है इस वक्त। वो किसी वक्त समंदर में आते हैं, जहाज को लूटते हैं और वापस चले जाते हैं। तो वहां का जो किंग राजा दाहिर था उसको हज्जाज बिन यूसुफ ने खत भेजा कि भाई आपके इलाके में ये पायरेट्स हैं और इनको जो है वो इन्होंने ये किया है और जितने भी कैदी हैं इनको आप कोशिश करें अपनी और इसको छुड़ा लें, इन कैदियों को छुड़ाएं और हमारे वापस भेजें। लेकिन राजा दाहिर ने इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया और उस खत को वापस कर दिया। इसी तरह सेकंड और दोबारा उसको रिमाइंडर किया गया भाई आप अभी तक वो जहाज और वो कैदी जो है रिहा नहीं किए गए। तो उसने उसके जवाब में लिखा कि पायरेट्स जो हैं वो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल हैं और हमारा उन पर कंट्रोल नहीं है। इस बात के बाद मोहम्मद हज्जाज बिन यूसुफ ने खलीफातुल मुस्लिमीन उसको जो अब्दुल मालिक उससे परमिशन ली और एक आर्मी भेजी। पहली एक आर्मी भेजी जो वो जंग हार गई, सिंध तक नहीं पहुंची और बलूचिस्तान के अंदर ही उसको हरा दिया गया। एक और इन्वेजन की, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो सकी। लिहाजा तीसरी इन्वेजन में हज्जाज बिन यूसुफ ने कोशिश की, एक बड़ी आर्मी बनाई और एक बहुत ही माहिर जो एक सोल्जर था मोहम्मद बिन कासिम, उसकी लीडरशिप में एक बड़ी इन्वेजन की तैयारी की गई और सिंध पे हमला की, भरपूर हमले की जो है वो तैयारी की गई। मोहम्मद बिन कासिम उस वक्त ईरान का गवर्नर था और एक बहुत ही कम उम्र था। कम उम्र से मतलब जितने सोल्जर और इतनी बड़ी जो एक मिलिट्री एक्टिविटी दी जाती किसी के हैंडओवर, वो उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम उस लिहाज से उसकी उतनी ज्यादा उम्र नहीं थी। बट वो बहुत ही एक ब्रेव सोल्जर था, बहुत ही मिलिट्री स्ट्रेटेजिक का बहुत माहिर था। लिहाजा उसने क्या किया, अपनी इस जो मिलिट्री जो कैंपेन थी इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। बाय लैंड वो अपनी पूरी आर्मी को ईरान के दो बलूचिस्तान और सिंध से होता हुआ वो दीवन की तरफ पहुंचा। मीन टाइम उसने तमाम अपना बाकी जो वेपन्स और उस जमाने की जो इंजीनियर होती थी जो बड़े बड़े रॉक उठा के किलों पे मारती थी, वो उन्होंने 22 सी जो है उसने भेजा, क्योंकि हैवी इक्विपमेंट था। 200-400 लोग उसको खींचते थे, उसको स्टोन रखते थे, एक बड़ी मशीनरी होती थी और काफी सारी तादाद में थी। तो उसको उसने 22 सी भेजा और खुद वो हैदराबाद तक बाई लैंड अपनी आर्मी तक पहुंच गया। हैदराबाद जो ऑलमोस्ट कराची और हैदराबाद के दरमियान का इलाका या कराची से कुछ दूर वो होता हुआ दीपर, यानी जो अब हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि पोर्ट कासिम उसी के नाम पे रखा गया। पोर्ट कासिम में थोड़ा सा आगे दीबर का पोर्ट था, वहां पे बाई लैंड मोहम्मद बिन कासिम अपनी आर्मी लेके पहुंचा और बाई सी जो जितनी भी वेपन्स थे उसको उसने मीट किया और एक दिन उसने मोहम्मद बिन कासिम ने और पूरी उसकी आर्मी ने राजा दाहिर के किले पे हमला कर दिया। मुसलसल कई दिन तक वो हमला जारी रहा। वो जो बड़े बड़े स्टोन थे वो फेंकते रहे उसके किले पे, उसकी दीवारें क्रैक पड़ गई, किले का दरवाजा टूट गया और इस तरह मोहम्मद बिन कासिम ने दीवल राजा दाहिर को शिकस्त दी। राजा दाहिर अपनी छोटी सी आर्मी लेके जो है वो फरार हो गया, पहले हैदराबाद पहले फिर सक्खर और फिर अपने भाई यानी जनूबी पंजाब यानी मुल्तान में उसके भाई की गवर्नमेंट थी, वो वहां जाके उसने पनाह ले ली अपने भाई के पास। मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे पूरा अपना कंट्रोल संभाला, सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो उस दीबर का जो हेड होता था उस जमाने में उसी के हवाले की और कहा आप हेड हैं, आपको हमारी तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और आप इसके इंतजाम को, इस शहर के इंतजाम को वैसे ही देखें जैसे पहले देखा करते थे। वो इस बात से बहुत मुतासिर हुआ कि ये तो इस बात पे तो कत्ल कर दिया जाता है क्योंकि ये काबिज है और हम हार चुके हैं जंग। इस बात से वो बहुत मुतासिर हुए। यहाँ के जो लोकल लोग थे वो और मोहम्मद बिन कासिम अपनी आर्मी को लेकर पहले इंडस रिवर एक खास जगह से, जहाँ पे उसका जो रिवर का वाइडनेस भी कम थी और उसका जो फ्लो था वो भी कम था, वहां से उसने रिवर को क्रॉस किया और
मुल्तान पहुंच गया अपनी आर्मी को लेकर। इस तरह वहां पे मोहम्मद बिन कासिम और उसके भाई मोहम्मद बिन कासिम ने राजा ताहिर और उसके भाई दोनों को वहां पे कत्ल कर दिया। इस तरह मुसलमानों की गवर्नमेंट जो है वो मुल्तान तक फैल गई और उस वक्त उमैया दौर हुकूमत में मुसलमानों की हुकूमत को इस एक प्रोविंस के तौर पर सिंध को शामिल कर लिया गया, जो कि मुल्तान तक थी, और यहाँ पे गवर्नर भी नॉमिनेट कर दिया गया। मुसलमान जो थे यहाँ पे अपने गवर्नमेंट करते रहे, बहुत सारे मिक्स हुए। उन्होंने अरबों से कुछ सीखा, अरबों ने जो है वो यहाँ के लोकल लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुसलमानों ने सबसे जो जबरदस्त चीज एक सीखी यहाँ हिंदुओं से, या हिंदू जिसको इस्तेमाल करते थे, वो क्या था? वो था जीरो का इस्तेमाल जो है मुसलमानों ने इन हिंदुओं से सीखा जब वो यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम की लोग या आर्मी यहाँ पे आके रुकी हुई थी। उसने फर्स्ट टाइम ये देखा कि यहाँ के लोग जीरो इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले ना अरब ना रोमन जीरो का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करती थी। लेट्स सपोज अगर हम 1 2 3 से लेके 9 तक अगर हम लेते हैं, या उर्दू में हम या अरबी में 1 2 3 से लेके हम 9 तक लेते हैं, तो इसके आगे अगर हम 10 या 100 लिखना होता था तो वो उसके लिए कोई ऐसा डिजिट नहीं था जिसे 110 या 20 या 50 लिखा जाए। इसी तरह रोमन जो भी लिखा करते थे कि 1 2 3 4, अगर वो 100 के लिए क्या लिखते थे? X Y Z M N, इस तरह से करके बहुत लंबा डिजिट, अगर लाखों और हजारों में कोई चीज लिखनी हो तो वो इस तरह से करके लिखा थे, जो कि बहुत मुश्किल होता था। यहाँ पर जीरो लिखने से एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि जीरो लगने से एक नया डिजिट बन गया, 90 या 10 या 20। इस तरह से जीरो मुसलमानों ने यहाँ से सीख के मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा एक जो है वो रेवोल्यूशन लेके आ गए। बड़े बड़े मैथमेटिशियन जो यहाँ पैदा हुए और उन्होंने इस जीरो के इस्तेमाल से एक न्यू जो मैथमेटिक्स के अंदर इन्वेंशंस और न्यू फॉर्मूले इन्वेंट किए, न्यू फॉर्मूले डिस्कवर किए, जस्ट बिकॉज ऑफ जीरो होने से बहुत फायदा हुआ। और मुसलमानों की जो गवर्नमेंट 3 कॉन्टिनेंट तक फैली हुई थी, तो ग्रेजुअली जीरो जो था पूरे अरब वर्ल्ड में और फिर यूरोप और रोमन तक ये पहुंचा। और इस तरह से मुसलमानों ने ये बहुत अहम चीज जो थी वो हिंदुओं से यहाँ कब्जा करने से सीखी। उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी, टैक्स का निजाम सीखा। मुसलमान यहाँ पर टैक्सों का बहुत अच्छा सिस्टम रखा, ज़कात का सिस्टम, जिजिया का सिस्टम लिखा, ज़कात का सिस्टम रखा। और इससे यहाँ के लोग इस बात से बड़े मुतासिर हुए। इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रेटजीज थी मुसलमानों की, उससे भी बहुत मुतासिर हुए यहाँ के लोग, और बहुत तेजी से मुसलमान होना शुरू हो गए। ये मोहम्मद बिन कासिम और उसकी जो स्ट्रेटेजी थी जंगी, और फिर यहाँ पे जब मुसलमानों की गवर्नमेंट कायम हो गई तो उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटेजी थी उससे यहाँ के लोग बहुत मुतासिर हुए। अच्छा, ऑलमोस्ट 10 to 11 सेंचुरी तक पूरे सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की हुकूमत हो गई। अच्छा, ये जो थे मुसलमान वेस्ट से आए, यानी बाई सी जो था इंडिया के वेस्ट में था। ईस्ट से जो सेंट्रल एशिया में मुसलमान ऑलरेडी समरकंद, बुखारा में और अफगानिस्तान तक मुसलमानों की गवर्नमेंट बन चुकी थी। ईस्ट से कुछ यानी अफगानिस्तान से अब इंडिया पर जो अटैक होना शुरू हुए, और सबसे पहला जो अटैक था वो महमूद गजनवी यानी महमूद गजनी का जो रूलर था, अफगानिस्तान का एक शहर है गजनी, वहां का जो एक रूलर था, उसने इंडिया पे या सब कॉन्टिनेंट पे कंटिन्यू हमले करना शुरू किए। और एक जो बहुत ही रिलीजियस एक टेंपल था, सोमनाथ का टेंपल, उस पर अटैक किया। ऑलमोस्ट 30 इयर्स तक कंटिन्यू वो अटैक करता रहा। और 17th अटैक जब उसने किया तो वो सोमनाथ के मंदिर पे जो टेंपल पे पहुंचा, क्योंकि गजनी से सोमनाथ ऑलमोस्ट 4 to 5,000 किलोमीटर दूर था, और वो एक ही जो मिलिट्री कंपेन थी उसमें वो इस टेंपल तक नहीं पहुंच सकता था। लिहाजा वो ग्रेजुअली कुछ दिन वो अटैक करता, पहले पिशावर तक किया, फिर लाहौर तक किया, फिर दिल्ली तक किया, अपनी गवर्नमेंट में और वापस चला जाता। ऑलमोस्ट इसने पूरा अपने 17 अटैक में सोमनाथ के मंदिर को डिस्ट्रॉय किया और वापस चला गया। लेकिन उसने यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट कायम नहीं की, वो वापस गजनी चला गया और यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेजर और वेल्थ को लेकर गया। इस तरह मुसलमानों का जो इन्वेजन या एंट्रेंस थी या
आमद थी वो ईस्ट से भी शुरू हो गई और वेस्ट से भी शुरू हो गई। इस तरह सब कॉन्टिनेंट ग्रेजुअली तमाम जो पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट जो मुसलमानों के अंदर कंट्रोल आता रहा। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में महमूद गजनवी और दूसरे जो मुस्लिम रूलर्स थे जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट पर रूल किया, हम उनके बारे में वन बाय वन और ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।